बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं आपके साथ महसर आलम और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 जुलाई 2025। तो आज बिहार की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज बिहार की टॉप न्यूज। आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अब विवादों में घिर चुका है। 25 जुलाई तक इस प्रक्रिया को समाप्त कर लिया गया, जिसमें 99.8% मतदाताओं को कवर किया गया है, लेकिन लगभग 60.5 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और इसके साथ ही इस पूरे मामले में कई गंभीर सवाल उठने लगे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार आंकड़ों के मुताबिक चुनाव आयोग के सामने बांग्लादेशी, नेपाली और म्यांमार के नागरिकों के नाम मतदाता सूची में पाए गए हैं, जिन्हें जांच के बाद हटाए जाने की संभावना है। 1 लाख लोग तो ऐसे मिले हैं जिनके नाम पूरी तरह से अनुपस्थित है, जबकि 1.2 लाख फॉर्म जमा ही नहीं किए गए। इसके अलावा 22 लाख मतदाता मृत हो चुके हैं और 35 लाख लोग अस्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं। इस गहन सत्यापन प्रक्रिया की सुप्रीम कोर्ट में वैधता को चुनौती दी गई और 28 जुलाई को इस पर सुनवाई होनी है। चुनाव आयोग ने अपनी ओर से हल्फनामा दाखिल करते हुए इस सत्यापन प्रक्रिया की रक्षा की है, लेकिन राजनीतिक विरोध और मीडिया में आ रही खबरों ने इसे संदेह के घेरे में डाल दिया है। दोस्तों बिहार सरकार की 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का लाभ सिर्फ मकान मालिकों तक सीमित नहीं रहेगी। बिजली विभाग ने इसकी जानकारी दी है कि किराएदारों को कैसे इस योजना का लाभ मिल सकता है। इसके लिए उन्हें एक कागजी कार्रवाई करनी होगी और वे भी मुफ्त बिजली का लाभ उठा सकेंगी। राज्य सरकार और बिजली विभाग ने बताया कि किराए पर रह रहे लोग कैसे मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठा सकते हैं। किराएदारों को योजना का लाभ उठाने के लिए मकान मालिक के साथ एक रेंट एग्रीमेंट करना होगा। इस दस्तावेज के आधार पर बिजली विभाग से स्वतंत्र कनेक्शन और अलग मीटर प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद किराएदार को भी हर महीने 125 यूनिट तक की बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। इस फैसले से पटना समेत राज्य के अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लाखों किराएदारों को राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल पटना में इस योजना को लेकर किराएदारों में उत्साह देखा जा रहा है और वे जानकारी लेने के लिए बिजली कार्यालयों में पहुंच रहे हैं। बिजली विभाग और राज्य सरकार ने पहले ही यह साफ किया है कि मुफ्त बिजली योजना केवल घरेलू, ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के लिए लागू है। कमर्शियल या औद्योगिक उपभोक्ताओं को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। सरकार इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। क्या विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या भाजपा में बड़ी बगावत होगी और उसके 40 विधायक पाला बदलेंगे? ये सवाल विकासशील इंसान पार्टी VIP प्रमुख मुकेश सहनी के एक बयान के बाद उठे हैं। मुकेश सहनी ने राजधानी पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भाजपा ने हमारे 4 विधायक छीने हैं, हम उनके 40 विधायक छीनेंगे। VIP ने शुक्रवार को पटना के बापू सभागार में फूलन देवी के शहादत दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया था। सहनी ने इसी दौरान तेजस्वी यादव की मौजूदगी में यह बात कही। कार्यक्रम में नेताओं ने फूलन देवी के तस्वीर पर माल्यार्पण किया और उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में मुकेश सहनी ने कहा कि उनके पार्टी का हर कार्यकर्ता फूलन देवी को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ता रहा है। वहीं तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में कहा कि वह बिहार की जनता के हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार और 11 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, गरीब पलायन बढ़ा है। बिहार में किसानों की आय कम हुई है। बिहार सभी क्षेत्रों में पिछड़ा रहा है। बिहार सभी क्षेत्रों में पिछड़ रहा है। एक तरफ चिराग पासवान गया में पार्टी का कार्यक्रम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी के 38 नेताओं ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में पार्टी के प्रदेश महासचिव रतन पासवान भी शामिल है। इस्तीफा देने वाले सभी नेता खगड़िया से जुड़े हैं। पार्टी में एक साथ इतनी संख्या में नेताओं का इस्तीफा चिराग के लिए बड़ा झटका है। बता दें कि खगड़िया चिराग पासवान का गृह जिला भी है। यहीं से उनके पिता ने अपनी पार्टी की शुरुआत की थी। नाराजगी की वजह
खगड़िया सांसद राजेश वर्मा की कार्यशैली को बताया जा रहा है। साथ ही ताजा वजह यहां पार्टी के जिला अध्यक्ष का मनोनयन भी बताया जा रहा है। दरअसल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने मनीष कुमार उर्फ नाटा सिंह को 23 जुलाई को पार्टी का जिला अध्यक्ष बना दिया। आरोप है कि खगड़िया सांसद राजेश वर्मा के इशारे पर यह काम किया गया, जिससे स्थानीय नेताओं में नाराजगी थी, जिसके बाद नाराज पार्टी पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। साथ ही एक खुला पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें कार्यकर्ताओं और वरीय नेताओं से मार्मिक अपील की गई है। नए जिला अध्यक्ष के विरोध में खगड़िया के बलुआही में एक बैठक आयोजित की गई। इसके बाद लोजपा के 38 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में जुर्म का खेल अब नहीं चलेगा। बिहार पुलिस मुख्यालय में गैंगवार, फिरौती, लूट और हत्या जैसे संगीन जुर्म पर लगाम कसने के लिए ऑपरेशन क्राइम कंट्रोल की शुरुआत करते हुए 11 तेज तर्रार पुलिस इंस्पेक्टर की पोस्टिंग राजधानी में की है। इस तबादले के बाद अपराधियों और उनके संरक्षकों के बीच खलबली मची है। पटना एसएसपी के विशेष आग्रह पर मुख्यालय ने यह कदम उठाया है। एसएसपी ने एक पत्र भेजकर राजधानी की बिगड़ती विधि व्यवस्था और बढ़ते संगठित अपराध पर चिंता जताई थी, जिसमें उन्होंने मांगा था ऐसे अफसर जो फील्ड में एक्शन में दिखे, न कि सिर्फ फाइलों में। पुलिस मुख्यालय ने इस आग्रह को गंभीरता से लेते हुए तुरंत निर्णय लिया और माफिया प्रस्त सिस्टम को तोड़ने की रणनीति के तहत ये फेरबदल कर दिया गया है। पटना में बीते दिनों महीनों में गैंगवार, सुपारी किलिंग और पुलिस पर हमलों की घटनाएं पुलिस की साख पर सवाल खड़े कर रही थी। अब पटना में पोस्टिंग पाए अफसर ऑपरेशन सफाया के तहत काम करेंगे, जिसमें गैंग लॉयड्स की कुंडली खोली जाएगी। दोस्तों, देश भर में फर्जी राशन कार्ड को लेकर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार अगर किसी लाभार्थी ने पिछले 6 महीने से राशन नहीं उठाया है तो उसका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। यह आदेश 22 जुलाई 2025 को जारी किया गया है, जिसके बाद से राज्य सरकारें सक्रिय हो गई है। देश में इस समय कुल 23 करोड़ राशन कार्ड मौजूद है, जिनमें से अनुमानित 18% कार्ड रद्द हो सकते हैं। यानी कुल मिलाकर लगभग 25 लाख फर्जी राशन कार्ड पर सरकार की नज़र है। यह संख्या इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि फर्जी लाभार्थियों के कारण असली जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता है। नए आदेश के अनुसार ई-केवाईसी नहीं कराने वाले राशन कार्ड धारकों पर भी कार्रवाई तय माने जा रही है। सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि ऐसे लाभार्थियों की पात्रता की दोबारा जांच की जाएगी, भले ही उन्होंने पहले ई-केवाईसी करा लिया हो। यह कार्रवाई इसलिए जरूरी मानी जा रही है क्योंकि सरकार को संदेह है कि बिना ई-केवाईसी वाले कार्ड फर्जी हो सकते हैं। बिहार में पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान जारी है। एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भारतीय जनता पार्टी पर तेजस्वी यादव पर जानलेवा हमला करवाने का आरोप लगाया था, लेकिन अब विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी ने बड़ा आरोप लगा दिया और बदला लेने की बात कही। कहा है कि भाजपा से मैं बदला जरूर लूंगा। हम लोग वर्षों से गुलाम थे, कभी बिहार में हम लोगों का वजूद नहीं था। हम लोग राज्य में मेहनत करके सरकार में आए, जनता के लिए काम किया। हमारे पास 4 विधायक थे और हम जन सेवा कर रहे थे। ऐसे में भाजपा ने हमारे 4 विधायकों को तोड़ लिए और हमें सरकार से बाहर कर दिया। विधायकों को खरीदना लोकतंत्र में सही नहीं है। साहनी ने कहा कि भाजपा एक गरीब मछुआरे के बेटे को राजनीति में नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उन्हें रोकने की कोशिश की गई। भाजपा वालों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक गरीब मछुआरे का बेटा राजनीति में आया। हमने सरकार बनाने में सहयोग किया, लेकिन बाद में हमें ही बाहर कर दिया गया। सरकार हमारे समर्थन के बिना नहीं बन पाती। उन्होंने आरोप लगाया कि बीआईपी प्रमुख ने आगामी विधानसभा चुनाव में 40 उम्मीदवार उतारने की घोषणा करते हुए कहा कि वह सरकार बनाएंगे और जनता के कल्याण के लिए काम करेंगे। अब हमने संकल्प लिया है कि इस बार 4 नहीं 40 विधायक बनाएंगे और जैसे इन्होंने हमारे विधायक तोड़े हैं, वैसे हम भी इनके विधायक तोड़कर सरकार बनाएंगे। हमारा नारा है कि सरकार बनाओ, अधिकार बनो। दोस्तों, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने शनिवार को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल के माध्यम से बताया है कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब पात्र पत्रकारों को हर महीने 6,000 रुपए की जगह 15,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। लोकतंत्र में पत्रकारों की अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि किसी पेंशनधारी पत्रकार की मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रित पति या पत्नी को
3,000 रुपये के बजाय 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। नीतीश कुमार ने पत्रकारों की भूमिका को लेकर कहा कि लोकतंत्र में पत्रकारों की अहम भूमिका होती है। वे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और सामाजिक विकास में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। पत्रकारों की सुविधाओं का हम शुरू से ही ख्याल करते आए हैं ताकि वे निष्पक्षता से पत्रकारिता कर सके और सेवानिवृत्ति के बाद सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। नीतीश कुमार लगातार कई अहम घोषणाएं कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ऐलान किया था कि 1 अगस्त से बिहार के सभी उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मैं उनको बचपन से जानती हूं। वो बोर्डिंग रोड के चौराहे पर बैठकर लड़कियों को छेड़ते थे और बच्चों के साथ गुंडई करते थे। मामले पर उप मुख्यमंत्री की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी मेरी माँ जैसी है, उनको पीड़ा तो होगी ही। उनके पति को कोर्ट ने अपराधी घोषित किया है। बेटा भी हार के डर से तरह तरह के बहाने बना रहे हैं, इसलिए राबड़ी देवी को पीड़ा है। राबड़ी देवी ने इससे पहले एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन उनके बेटे तेजस्वी यादव को जान से मारने की साजिश रच रहा है। उनका कहना है कि जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी तेजस्वी की हत्या कर उन्हें चुनावी मुकाबले से बाहर करना चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह दावा किया है कि तेजस्वी यादव पर पहले भी 2-4 बार जानलेवा हमला हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक बार तो एक ट्रक ने तेजस्वी यादव की गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की थी। दोस्तों, राज्यसभा सांसद मनोज झा ने पीएम मोदी पर जमकर तंज कसा है। उन्होंने पीएम मोदी को मंगलसूत्र एक्सपर्ट कहा है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में नौकरी को सबसे बड़ा मुद्दा बताया है। उन्होंने एसआईआर, सीट शेयरिंग और सीएम फेस सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। हाल ही में एक पत्रकार से बातचीत करते हुए सांसद मनोज झा ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि संसद में 5 दिन हो गए हैं, लेकिन हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके एक मुख्य कारण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भी है। इस पर उन्होंने कहा कि 2003 में इंटेंसिव रिवीजन हुआ। इस दौरान चुनाव नहीं था तो 6 से 8 महीने लग गए थे और चुनाव आयोग की साख पर बट्टा नहीं लगा था। उसकी विश्वसनीयता कटघरे में नहीं थी। वहीं एसआईआर कराने से पहले उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल से कोई बात नहीं की। बिहार दस्तावेज के मामले में बहुत पिछड़ा राज्य है और यहाँ बहुत कम लोगों के पास जरूरी दस्तावेज है। हमें लगा कि चुनाव आयोग को हमारी दलील पसंद नहीं आ रही है, वे सब तय करके बैठे हैं, तब हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उन्होंने एसआईआर को लेकर संसद में हुई चर्चा पर बात करते हुए कहा कि गैर पारदर्शिता इस सरकार का लक्षण है और इस सरकार में 2.5 व्यक्तियों से ज्यादा किसी को कुछ पता नहीं होता कि कौन सा फैसला हुआ, क्यों हुआ, इसके प्रासंगिकता और पृष्ठभूमि क्या थी। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर कहा कि उपराष्ट्रपति से काम में निष्पक्षता होती है, या तो मैं किसी तरफ का ना दिखूं या दोनों तरफ का दिखूं। मैं जानता हूं कि उनका राजनीतिक करियर संघर्ष से बढ़ा है। वोटर वेरिफिकेशन से हो रहे दिक्कतों पर सांसद ने कहा कि पत्रकार अगर आपत्तियां दर्ज करते हैं तो उन पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। भले लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो एक आदमी का क्या होगा। एसआईआर की प्रक्रिया वोटों की चोरी से ज्यादा वोटों की डकैती है। बिहार के करीब 80,000 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 2 से 12 तक के लगभग 2 करोड़ छात्र छात्राएं पोशाक और छात्रवृत्ति की राशि का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जून के अंत तक ये राशि भेजने की तैयारी थी, लेकिन वित्त विभाग की स्वीकृति न मिलने के कारण ये प्रक्रिया अभी तक लंबित है। इस साल भी शिक्षा विभाग ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए कक्षा में 75% उपस्थिति की शर्त को हटाने का प्रस्ताव भेजा है, ताकि हर बच्चा लाभ से वंचित न रह जाए। लेकिन वित्त विभाग से अब तक इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं मिल पाई है। स्वीकृति के बाद ही कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी और फिर बच्चों के खातों में राशि भेजी जाएगी। राज्य में इस साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि आचार संहिता लागू होने से पहले सभी योजनाओं की राशि सीधे छात्रों के खातों में भेज दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने बजट का प्रावधान पहले ही कर लिया है, अब केवल अंतिम स्वीकृति का इंतजार है। कक्षा 1 से 12 तक की सभी छात्राओं को भी पोशाक की राशि मिलेगी। कक्षा 9 के छात्रों को साइकिल योजना के तहत 3,000 की राशि दी जाएगी। SC/ST वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति और पोशाक की राशि अलग से SC/ST कल्याण विभाग से मिलेगी, लेकिन ये राशि शिक्षा विभाग के जरिए ही दी जाएगी। छात्रवृत्ति की राशि विभिन्न वर्गों के लिए नियम अनुसार दी जाएगी।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी ने अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा कर दी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की नई टीम में 4 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। पार्टी सुप्रीमो लालू यादव की पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा महबूब अली कैसर और उदय नारायण चौधरी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। लालू प्रसाद यादव ने अपनी टीम में जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है। 4 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में एक लालू परिवार से यानी यादव जाति से, दूसरा स्वर्ण राजपूत से और तीसरा मुसलमान और चौथा दलित समाज से है। अब्दुल बारिक सिद्दीकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बनाए गए हैं। सुनील कुमार सिंह एक बार फिर पार्टी के कोषाध्यक्ष होंगे। वहीं राष्ट्रीय टीम में 12 राष्ट्रीय महासचिव और 10 सचिव भी बनाए गए हैं। दोस्तों, बिहार में रविवार 27 जुलाई को मौसम का मिजाज फिर बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने दक्षिण बिहार के कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पश्चिम और मध्य बिहार के कई जिलों में पटना, भोजपुर, बक्सर, वैशाली और सारण में आकाशीय बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया है। कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार में मानसून की गतिविधियां कमजोर रहेंगी, जबकि अन्य हिस्सों में बारिश और गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद में मूसलाधार बारिश से निचले इलाकों में जल भराव का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए स्थानीय प्रशासन को जल निकासी और राहत कार्यों के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है। वहीं राजधानी पटना में रविवार को छिटपुट बारिश की संभावना है। रविवार को पटना में 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिससे अधिकतम तापमान में 4.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री की गिरावट आई है और उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। शनिवार को भी बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बारिश के कारण अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आने की उम्मीद है, लेकिन न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। शुक्रवार को पटना का अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस था। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव क्षेत्र के कमजोर पड़ने से कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार में मानसून की गतिविधियां कम रहेंगी, लेकिन दक्षिण और मध्य बिहार में मानसून सक्रिय रहेगा। शुक्रवार को पूर्वी चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी को छोड़कर बिहार के 35 जिलों में हल्की से मध्य बारिश हुई। गया के डुमरिया में सर्वाधिक 85.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि जहानाबाद में 66.2 मिलीमीटर और औरंगाबाद के ओबरा में 52.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। दोस्तों, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने राज्य के सभी क्षेत्र शिक्षा उपनिदेशकों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है कि आगामी स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त से पहले राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों और शिक्षकों के लिए सभी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाए। एस सिद्धार्थ ने अपने पत्र में ये भी लिखा है कि सरकारी स्कूलों को सुविधा से लैस बनाने के लिए विभाग द्वारा लगातार किए गए प्रयासों के बावजूद निरीक्षण के दौरान कई कमियां पाई गई है, जबकि स्कूलों में सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उन्हें जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से 50-50 हजार रुपए की राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने 15 अगस्त को स्कूलों में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर विद्यालय परिसर में स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं से संबंधित तस्वीरें ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने अपने पत्र में कहा है कि सभी सरकारी स्कूलों में विद्यालय का विद्युतीकरण सुनिश्चित किया जाए, कक्षाओं में पर्याप्त संख्या में बल्ब, ट्यूबलाइट्स और पंखे चालू हालत में हो। शिक्षा विभाग के एसीएस ने सभी स्कूलों के बालक एवं बालिकाओं के लिए 3 शौचालय और महिला शिक्षिकाओं के लिए भी अलग से शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। एस सिद्धार्थ ने स्कूलों के गलियारों में बेतरतीब तरीके से रखे गए टूटे हुए फर्नीचर और कबाड़ को भी हटाने का निर्देश दिया है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी सहित सत्ता पक्ष के अन्य विधायकों के साथ तीखी बहस हुई। दोनों पक्षों के नेताओं के बीच ये तल्खी विधानमंडल के मानसून सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को भी जारी रही। शुक्रवार को राजद की ओर से पूर्व डिप्टी सीएम राबड़ी देवी ने कमान संभाला। राबड़ी देवी ने विधानसभा सत्र के दौरान सम्राट चौधरी द्वारा
लालू प्रसाद यादव को अपराधी कहे जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी क्या बोलेगा, हम लोग उसे बोरिंग रोड में बैठकर लड़की छेड़ते देख चुके हैं। वो खुद एक गुंडा है, उसको बोलने का कोई हक नहीं है। राबड़ी देवी से पहले तेजस्वी यादव भी सम्राट चौधरी को आड़े हाथों ले चुके हैं। अब सम्राट चौधरी ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया है। शुक्रवार को बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव लड़ने से भाग रहे हैं, उन्हें हार का डर सता रहा है। मालूम हो कि बिहार में जारी वोटर लिस्ट रिवीजन के विरोध में तेजस्वी ने चुनाव बहिष्कार तक के विकल्प की बात कही थी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के हालिया बयान पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वे राबड़ी देवी की पीड़ा को समझते हैं, क्योंकि उनके पति लालू प्रसाद यादव सजाए याफ्ता है और कोर्ट ने यह भी माना है कि राहुल गांधी की वजह से अब वे चुनाव नहीं लड़ सकते। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वो चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं, उन्हें संभावित हार का डर सता रहा है। दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने राजद के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के उस बयान पर जोरदार पलटवार किया है जिसमें उन्होंने अपने छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए उन्हें एक योद्धा बताया है। लालू के इस बयान पर नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाया और उनके खिलाफ दर्ज मामले का जिक्र किया। नीरज ने कहा कि अगर 8वीं 9वीं पास में इतने गुण है तो अभिभावकों और बच्चों को पढ़ाना छोड़ देना चाहिए। शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह राजनीतिक रूप से नजरबंद है और उनके पास सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। दूसरी ओर लालू ने तेजस्वी की तारीफ में उनकी विनम्रता, तार्किकता, वाकपटुता और संघर्षशीलता जैसे गुणों का जिक्र किया। दावा करते हुए तेजस्वी यादव अकेले बिहार की एनडीए सरकार को परेशान कर रखा है। नीरज कुमार ने लालू प्रसाद यादव की ओर से परिवार के 16 लोगों को सोशल मीडिया पर अनफॉलो करने के मुद्दे को पारिवारिक मामला बताकर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि फॉलो या अनफॉलो करना निजी फैसला है। तेज प्रताप यादव को एक विवादित पोस्ट के बाद पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था, लेकिन विधानसभा के मानसून सत्र में तेजस्वी यादव के बगल में उनकी सीट रिजर्व थी। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत पत्रकारों की पेंशन को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पत्रकार जो जीवन भर बौद्धिक हस्ताक्षर के रूप में समाज में योगदान देते हैं, उनकी पेंशन में ये वृद्धि एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर एक बार फिर से चिराग पासवान ने अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस बार तो चिराग पासवान ने ऐसी बात कह दी है जो सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला माना जा रहा है। चिराग पासवान ने पटना में कहा कि उन्हें दुख है कि बिहार में उन्हें ऐसी सरकार का समर्थन करना पड़ रहा है जो अपराध पर अंकुश लगाने में विफल साबित हो रही है। दरअसल बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नीतीश कुमार सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और पुलिस एवं प्रशासन अपराधियों के सामने नतमस्तक हो चुकी है। चिराग पासवान ने जब गया में एक महिला होमगार्ड अभ्यर्थी के साथ एम्बुलेंस में दुष्कर्म की घटना पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने सरकार और पुलिस पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं ये साबित करती है कि प्रशासन पूरी तरह नाकाम हो चुका है। एक के बाद एक घटनाएं हो रही है और बिहार में अपराध की एक श्रृंखला बनती जा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में हत्या, दुष्कर्म और लूट जैसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ये बेहद चिंताजनक स्थिति है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में और भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। चिराग पासवान ने कहा कि कुछ लोग इसे चुनावी साजिश बता रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसी घटनाएं हो रही है, लेकिन आखिरकार जिम्मेदारी तो सरकार और प्रशासन की ही बनती है। उन्होंने आगे कहा कि या तो पुलिस अपराध रोकने में पूरी तरह विफल हो चुकी है या फिर सब कुछ लिपापोती करके ढकने की कोशिश हो रही है। अब जिले के सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति दर्ज करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत अगस्त के अंतिम सप्ताह से बच्चों की हाजिरी उनके चेहरे की पहचान से लगेगी। इसके लिए स्कूलों को टैब उपलब्ध करा दिए गए हैं। उसमें मुख्यालय स्तर से फेस रिकग्निशन तकनीक से युक्त
सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया जाएगा। इसको लेकर मुख्यालय स्तर से तैयारी शुरू कर दी गई है। अगस्त के सबसे पहले सप्ताह से इसको लेकर प्रशिक्षण का काम राज्य स्तर पर शुरू किया जाएगा। स्कूलों के प्रधानाध्यापक और एक अन्य नामित शिक्षक को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। फेस रिकग्निशन आधारित व्यवस्था में स्कूल की शुरुआत और अंत में बच्चों की उपस्थिति की तस्वीर ली जाएगी। इन दोनों तस्वीरों का मिलान कर ये पता चलेगा कि कौन कौन से बच्चे बीच में स्कूल छोड़कर चले गए। इस नई व्यवस्था से फर्जी उपस्थिति दर्ज कर एमडीएम योजना का दुरुपयोग करने में भी मदद मिलेगी। साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ केवल नियमित आने वाले बच्चों को ही मिलेगा। इससे शिक्षा व्यवस्था पारदर्शी और प्रभावी बन सकेगी। विभाग द्वारा इसी माध्यम से शिक्षकों की भी उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारी है। फेस रिकॉग्निशन सुविधा शुरू की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के जिले के नगर निगम सहित 17 प्रखंडों के लिए कुल 4304 टैब आवंटित किए गए थे, जिनका वितरण भी कर दिया गया है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग का अनोखा कारनामा आए दिन चर्चा में रहता है। कहीं मोबाइल की रोशनी में डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो कहीं थोड़ी सी बरसात के बाद अस्पतालों में पानी प्रवेश कर जाता है। ऐसा ही मामला विभाग की ओर से गठित चिकित्सा शिक्षा निदेशालय का है, जिसका गठन नीतीश कैबिनेट की मंजूरी के बाद किया गया। लेकिन आज कई साल गुजरने के बाद स्थिति ये है कि इस निदेशालय का न ही कोई अस्थायी कार्यालय है और न ही निदेशालय के लिए सृजित पदों पर किसी की नियुक्ति की गई, जबकि निदेशालय के लिए 111 पदाधिकारियों का प्रावधान किया गया है। वहीं इनके वेतन के रूप में 8,28,38,364 रुपये का प्रावधान है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने निदेशालय के निदेशक प्रमुख के रूप में डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्ति किया गया है, जिन्होंने अपना कार्यभार तो संभाल लिया है, लेकिन फिलहाल वे पोस्ट इन पोस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। न उनके साथ कोई अधिकारी है और न ही उनके लिए बैठने की कोई जगह है। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय का निदेशक प्रमुख बनाए जाने के पहले डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह पटना मेडिकल कॉलेज के प्राध्यापक सह विभाग के अध्यक्ष मनोरोग विभाग के रूप में कार्यरत थे। वरीयता क्रम में सबसे ऊपर रहने के बावजूद उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज का प्राचार्य नहीं बनाया गया। स्वास्थ्य विभाग की मनमानी सामने आने के बाद उन्हें निदेशक प्रमुख मानसिक रोग, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं औषधि नियंत्रण के पद पर कर दिया गया। अभी उन्होंने इस पद पर ज्वाइन भी नहीं किया है। तब तक तबादले संशोधन कर उन्हें चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में निदेशक प्रमुख बना दिया गया है। लेकिन ये निदेशालय ही पटना क्रियाशीलता भी बांट जो रहा है। 1 रुपये भेजूं पर चार्ज तो नहीं कटेगा ना। यूपीआई पेमेंट की दुनिया में ऐसा सवाल अब मजाक नहीं, हकीकत बनने की ओर बढ़ रहा है। शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा के एक बयान ने करोड़ों भारतीयों को चिंता में डाल दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि यूपीआई पेमेंट हमेशा के लिए फ्री नहीं रहेगा। उनका यह बयान न सिर्फ डिजिटल इंडिया के यूजर्स के लिए एक चेतावनी है, बल्कि आने वाले समय में यूपीआई के पूरे मॉडल में बड़ा बदलाव ला सकता है। फिलहाल यूपीआई सेवा फ्री है, लेकिन वर्तमान में यूपीआई के जरिए लेन देन करना यूजर्स के लिए पूरी तरह मुफ्त है। आप चाहे तो 1 रुपये ट्रांसफर करें या 1 लाख, कोई फीस नहीं लगता। लेकिन आरबीआई गवर्नर ने स्पष्ट किया है कि इस फ्री सिस्टम के पीछे सरकार की सब्सिडी छिपी है, जो बैंक और अन्य स्टेक होल्डर्स को भी दी जाती है, ताकि वो पेमेंट ट्रांसफर का बोझ झेल सके। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि लागत को चुकानी होगी, किसी न किसी को वहन करनी होगी। उन्होंने ये भी जोड़ा है कि कोई भी सेवा, खासकर इतनी बड़ा पेमेंट सिस्टम, लंबे समय तक फ्री में नहीं चलाई जा सकती है। इस बयान से संकेत मिल सकते हैं कि भविष्य में या तो उपभोक्ता को कुछ शुल्क देना पड़ सकता है या मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR वापस आ सकता है, जिसे सरकार ने दिसंबर 2019 में खत्म कर दिया था। लालू परिवार के बेहद करीबी और कद्दावर विधायक भाई वीरेंद्र ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने जीतन राम मांझी के बेहद करीबी को लेकर सनसनीखेज जानकारी दी है। मीडिया से बातचीत करते हुए भाई वीरेंद्र ने कहा कि वे हमेशा सच बोलते हैं, सच बोलने की आदी रहे हैं। हमें तोड़ने के लिए 2 करोड़ रुपए भेजा गया था। वर्तमान में जीतन राम मांझी के खास शख्स 2 करोड़ रुपए लेकर मेरे पास आया था। उसने हमें मुख्यमंत्री से भी बात कराई थी। मैंने उस ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि सच बोलता हूं, आगे भी सच बोलूंगा। भाई वीरेंद्र ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मैं हमेशा सच बोलने का आदी रहा हूं। हम अपने दल में भी सही बात रखते हैं। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के सामने अपनी बात रख देता हूं।
करना न करना उनकी मर्जी के ऊपर है। उन्होंने कहा कि मैं ईमानदारी से राजनीति करता हूं। 2010 में जब हम लोग 22 विधायक थे, उस समय भी कई ऑफर हमारे पास आए। कहा गया कि आप मंत्रिमंडल में शामिल हो जाइए, आपके लिए कुछ भेजा गया है। तब 2 करोड़ रुपये भेजा गया। दोस्तों, किशनगंज के लाल ने कमाल कर दिया है। 26 दिनों में, मात्र 26 दिनों में 6500 किलोमीटर की दूरी तय करके लद्दाख पहुंचे हैं। किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड के छतरगाछ के रमीज रेजा उर्फ बंटी ने अपनी बाइक से एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत पूरी की है। उन्होंने अकेले ही बाइक पर किशनगंज से लद्दाख, लेह और शिमला तक का सफर तय किया और वापस लौट आए। इस यात्रा में उन्होंने मात्र 26 दिनों में 6500 किलोमीटर से अधिक की दूरी पूरी की है। यह सफर दूरी के मामले में ही नहीं बल्कि ऊंचाई और फिर मौसम की दृष्टि से भी चुनौतीपूर्ण था। रमीज रेजा सीमांचल क्षेत्र के पहले ऐसे राइडर हैं जिन्होंने अकेले बाइक पर लद्दाख और फिर शिमला जैसे दुर्गम स्थानों की यात्रा की है। घर लौटने के बाद एक न्यूज चैनल से बातचीत में रमीज ने बताया कि उन्हें बाइक राइडिंग का शौक है। यही शौक उन्हें इस लंबी यात्रा के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने बताया है कि इससे पहले वे नेपाल की बाइक यात्रा कर चुके हैं, लेकिन ये अब तक की उनकी सबसे लंबी और फिर कठिन यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऊंची पहाड़ियां, खराब सड़कें और कम ऑक्सीजन स्तर की जैसी समस्याएं आई। जब लद्दाख को हाई पासेज की भूमिका के नाम से जाना जाता है, वहां जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना जरूरी है। वहीं पर रमीज का लक्ष्य सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बाइक से घूमने का है। युवाओं को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि जो सपने देखते हैं उन्हें पूरा करें। जब उनका मानना है कि हर व्यक्ति को अपने देश, लोगों को और फिर संस्कृति के बारे में जानना चाहिए। यहाँ पर रमीज रेजा की ये साहसिक यात्रा स्थानीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। उन्होंने अपने इसी अभियान से साबित कर दिया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई भी चुनौती को पार किया जा सकता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में जनसुराज पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। यहाँ पर प्रदेश सचिव नुसरत महजबी ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दूं कि किशनगंज में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों के भीतर खींचतान और फिर उठापटक तेज हो गई है। इसी क्रम में जनसुराज पार्टी को शुक्रवार देर रात बड़ा झटका लगा है, जब पार्टी की प्रदेश सचिव और वरिष्ठ नेता नुसरत महजबी ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। नुसरत महजबी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती को पत्र सौंप करके प्रदेश कार्य समिति सदस्य, राज्य कोर कमेटी सदस्य, प्रदेश सचिव और संस्थापक सदस्य जैसे अहम पदों से खुद को अलग कर लिया है। यह त्याग पत्र में उन्होंने पार्टी द्वारा अब तक दिए गए अवसरों के लिए आभार भी जताया है। उन्होंने अध्यक्ष से आग्रह किया है कि उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया जाए। नुसरत महजबी के इस्तीफे को पार्टी संगठन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि किशनगंज में उनकी मजबूत पकड़ थी और फिर वे जनसुराज पार्टी के विस्तार में अहम भूमिका निभा रही थी। हालांकि उन्होंने इस्तीफे की वजह सार्वजनिक तौर पर साफ नहीं की है, लेकिन पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि बीते कुछ महीनों से संगठन में उनकी अनदेखी हो रही थी, जिससे वे नाराज चल रही थी। किशनगंज में नुसरत महजबी के इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वे किसी नई पार्टी में शामिल होंगी या फिर अपनी नई राजनीतिक रणनीति बनाएंगी। जब विपक्षी दलों ने इसे जनसुराज पार्टी की अंदरूनी कमजोरी बताया है। वहीं पर सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व इस्तीफे को लेकर के महजबी से बात करने की कोशिश कर रहा है, ताकि उन्हें मनाया जा सके। हालांकि अब तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल किशनगंज की राजनीति में नुसरत महजबी के इस्तीफे ने हलचल जरूर पैदा कर दी है। अब देखना होगा कि उनका अगला राजनीतिक कदम क्या होता है और इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर किस तरह से पड़ता है। दोस्तों, किशनगंज के पश्चिम पाली में जल जमाव सिरदर्द बन गया है, बड़ा सिरदर्द बन गया है। यहाँ पर सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। नर्सिंग होम तक पहुँचना भी मुश्किल हो गया है। गंदगी और बदबू से लोग बेहाल है, परेशान हैं। जब किशनगंज शहर के पश्चिम पाली इलाके में जल जमाव ने आम लोगों की जिंदगी को मुसीबत में डाल दिया है। किशनगंज ठाकुरगंज मुख्य सड़क पर नालियों का पानी भर करके सड़क पर फैल गया है, जिससे सड़क तालाब में तब्दील हो गया है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस इलाके में कई निजी नर्सिंग होम और फिर दुकानों की कतारें हैं, लेकिन गंदा पानी और फिर बदबू के कारण ना तो मरीज आसानी से अस्पताल पहुंच पा रहे हैं और न ही ग्राहक दुकानों तक आ पा रहे हैं। जब वहीं पर स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर परिषद सिर्फ स्वच्छता के दावे करता है, लेकिन हकीकत में बारिश के मौसम में नालियों की सफाई बिल्कुल भी नहीं होती है। वहीं पर बारिश का पानी और फिर नालियों का गंदा पानी मिल करके सड़क पर जमा हो जाता है और
पूरे इलाके में बदबू फैल जाती है। वहीं पर पश्चिम पाली के दुकानदार रमेश कुमार ने बताया है कि पानी और गंदगी के कारण ग्राहक नहीं आते हैं, कारोबार ठप हो गया है। नगर परिषद के अधिकारी सिर्फ आश्वासन देते हैं लेकिन समाधान नहीं। वहीं पर इलाके में मौजूद एक नर्सिंग होम के कर्मचारी ने बताया है कि मरीजों और फिर उनके परिजनों को गंदे पानी में होकर के अस्पताल आना पड़ता है। जब बुजुर्ग और फिर बच्चे को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, या कई मरीज तो दूसरे जगह इलाज कराने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर गंदा पानी और फिर उसमें पनपती गंदगी से इलाके में मच्छर और बदबू बढ़ गई है। जो लोग सांस और फिर त्वचा से संबंधित रोगों से परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जल्द सफाई नहीं हुई तो फिर डेंगू और फिर अन्य जल जनित बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। वहीं पर स्थानीय लोगों ने नगर परिषद से नालियों की नियमित सफाई और सड़क की मरम्मत और फिर जल निकासी की व्यवस्था बेहतर करने की मांग की है। जहां वहीं पर नगर परिषद के अधिकारियों ने कहा है कि बारिश की वजह से दिक्कत आ रही है, लेकिन जल्द समाधान का भरोसा दिलाया गया है। फिलहाल किशनगंज के पश्चिम पाली के लोग नगर परिषद के वादे के भरोसे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब तक उनकी सड़क तालाब के बजाय फिर से सड़क बनेगी। दोस्तों, किशनगंज ठाकुरगंज सड़क को स्टेट हाईवे का दर्जा मिल गया है। अब विकास की रफ्तार को नई उड़ान मिलेगी। यह दरअसल बात है कि किशनगंज जिले के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है कि किशनगंज को ठाकुरगंज से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क को अब राज्य उच्च पथ यानी कि स्टेट हाईवे का दर्जा मिल गया है। इस फैसले से इलाके की यातायात व्यवस्था मजबूत होगी और क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। इस सड़क को स्टेट हाईवे में अपग्रेड कराने के लिए किशनगंज के सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद लंबे समय से प्रयासरत थे। उन्होंने पिछले महीने बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग को एक डिमांड लेटर सौंप करके इस सड़क के दर्जे को बदलने की मांग की थी। इसके बाद विभाग के अपर मुख्य सचिव ने क्षेत्रीय मुख्य अभियंता समेत अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें प्रदेश के 40 चौड़े जिला पथों की राज्य उच्च पथ में बदलने पर सहमति बनी। इस लिस्ट में किशनगंज ठाकुरगंज रोड को 19वें नंबर पर जगह मिली है। वहीं पर सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने बताया है कि अब इस सड़क का रखरखाव और फिर विकास कार्य स्टेट हाईवे के मानकों के अनुसार होगा। इससे सड़क की मरम्मत, चौड़ीकरण और फिर नई तकनीक से निर्माण का रास्ता खुलेगा। उन्होंने कहा है कि स्टेट हाईवे बनने से न सिर्फ आवागमन बेहतर होगा बल्कि व्यापार, परिवहन और फिर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। वहीं पर किशनगंज से ठाकुरगंज की ये सड़क सीमांचल के लोगों के लिए बेहद अहम मानी जाती है। इसके स्टेट हाईवे बनने से सीमावर्ती गाँव, बाजारों और फिर कृषि क्षेत्र को भी फायदा होगा। लोगों का कहना है कि अब उन्हें गड्ढों और फिर खराब सड़कों की समस्या से निजात मिल जाएगी। जी हाँ, विशेषज्ञों के मुताबिक किशनगंज ठाकुरगंज स्टेट हाईवे बनने से आसपास के इलाकों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी। बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से व्यापारियों को सामान ले जाने में आसानी होगी और फिर इलाके में नए निवेश के अवसर भी बढ़ेंगे। कुल मिलाकर के ये फैसला सीमांचल क्षेत्र के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही सड़क निर्माण का कार्य भी तेजी से शुरू होगा और फिर इलाके की तस्वीर बदलेगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।